Hi everyone. Today our question type is true, false, not given. Maximum students face problem in this particular question type. Today let's resolve your issues. See, if the same meaning is there in the reading passage, देखो सेम वर्ड्स नहीं लिख रहे हम, सेम मीनिंग लिख रहे हैं. कहते हैं अगर स्टेटमेंट का सेम मीनिंग आ रहा है, आंसर उस केस में क्या होता है? ट्रू. ठीक है. स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो ऑपोजिट आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, ऑपोजिट मीनिंग इज देयर, आंसर उस केस में क्या होता है? फॉल्स. मुझे सारी चीज मिल गई लेकिन पैसेज में उल्टा दिया है, क्वेश्चन में कुछ और लिखा है, पैसेज में रिवर्स गिवन है, आंसर फॉल्स है. आंसर इस केस में नॉट गिवन नहीं हो सकता. अब स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं, फॉल्स ट्रू मिल जाता है, फॉल्स और नॉट गिवन में कंफ्यूजन आती है. अब नॉट गिवन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उस स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सी, इफ द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, सब्जेक्ट जो है आपका वो न्यू सब्जेक्ट था, वो रिपीटेड वर्ड नहीं था, दैट वाज द न्यू वर्ड. क्वेश्चन में उस वर्ड की रिपीटेशन नहीं हो रही थी, वो न्यू वर्ड मिला आपको, और वो जो है पैसेज में मिसिंग है. ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा मैच हो गया. अब मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो उसकी इट मीन्स ऑटोमेटिकली वर्ब भी नहीं है मेरे पास. लास्ट पार्ट आपको मिल जाएगा. ये सिर्फ क्यों देते हैं? आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं. तभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट पार्ट तो मैच हो गया, वो आंसर को फॉल्स करके चले जाते हैं. लेकिन हमें क्या देखना है, ये जो मेरा सब्जेक्ट था, जो न्यू वर्ड था, जिसकी और क्वेश्चंस में रिपीटेशन नहीं हुई, वो मेरे पास नहीं है. अब वो कंसेप्ट ही नहीं है, वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, आंसर उस केस में क्या होना चाहिए? मुझे आपके बारे में पता ही नहीं तो मैं आंसर कर सकती हूँ, आपके बारे में बता सकती हूँ कुछ? आई कांट टेल. ये सेम केस यहाँ पे लेना है आपको. ये वर्ड है ही नहीं तो मैं आंसर भी नहीं कर सकती. ये जो लास्ट पार्ट है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वो दिया है तो वो किसी और चीज़ के लिए बता रहे हैं, राइट? आंसर विल बी नॉट गिवन इन दिस केस. एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली. इफ ट्रू इज रिटन, राइट ट्रू. इफ फॉल्स इज रिटन, राइट फॉल्स. इफ नॉट गिवन इज रिटन, राइट not given. Don't write to TFNG or yes no not given. Whatever is stated in the instructions you have to write that only. जो instructions में given होगा हमें वही चीज लिखनी है, उसी को फॉलो करना है. अब not given का हम एक और केस देखते हैं. देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट ना मेरे पास था ऑलरेडी, एक पैसेज में आ रहा है. अब ये न्यू वर्ड नहीं है, ये यहाँ पे रिपीटेड वर्ड चल रहा है. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे मिला, सेकंड में मिला, तो ये तो कॉमन है तो ये गिवन भी है, राइट? बट इसके लिए जो ये मेन वर्ब आ रही है ना, उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी. उसके लिए, उस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे मेन वर्ब को नहीं बताया. मेन वर्ब कौन सी? जो आपकी मेन एक्शन वर्ब है. फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकेंड आ रही है, थर्ड आ रही है, काम को करने की जो क्रिया बता रहे हैं, वो जो एक्शन वर्ड है, वर्ब है आपकी, जो क्रिया है वो मिसिंग है, सिर्फ सब्जेक्ट है. अब वो वर्ब ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली जो थर्ड पार्ट होगा उसकी एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? बिकॉज एक्शन ही नहीं किया तो कैसे बता दो कि ये एक्शन किया, राइट? तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? अगेन नॉट गिवन. अब देन होता है हमारे पास. देन में हम क्या करते हैं? चीज़ों को कंपेयर करते हैं. ये क्या है? THAN देन. THAN देन का मीनिंग क्या होता है? कंपेयरिंग टू. इसमें दो को हमेशा क्या करते हैं? कंपेयर करोगे. दो चीज़ों को कंपेयर करोगे, दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर करोगे. सब्जेक्ट गिवन है आपको, वर्ब बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, राइट?
अब एक सब्जेक्ट मेरे पास है, उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन भी मैच हो रही है, ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी मैच हो रही है इस सब्जेक्ट के लिए। लेकिन ये जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है ना, जहाँ देन दे दिया, अब एक चीज़ तो क्लियर है कि देन आ रहा है तो कंपेयर तो करेंगे। कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों के बीच होता है, दो से ज़्यादा का भी होता है, बट देन बोलता है कि दो के लिए कर रहे हैं। अब सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट था वो मिसिंग है, उन्होंने उसके लिए बात ही नहीं करी, उस सब्जेक्ट की डिस्कशन करी ही नहीं। एक के लिए तो वो स्टेटमेंट ठीक है, ये जो दूसरा पार्ट था ना जिससे मुझे कंपेयर करना था वो दिया ही नहीं। अब देखो, अब बच्चे क्या कहेंगे, भाई ये तो गिवन है मैम, ये सब्जेक्ट गिवन है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन मैच हो गई, हाफ स्टेटमेंट मैच हो गई, ये थोड़ी सी नहीं मैच हुई थी इसलिए फॉल्स कर दिया हमने। बट ये फॉल्स नहीं, यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर विल बी नॉट गिवन हियर। और ये नॉट गिवन क्यों होगा, कंपेयर करना था, अगर सेकंड मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सेकंड चीज है ही नहीं, तो कैसे करूँ। राम और श्याम की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, हम क्या बोल रहे हैं कि राम जो है ना, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। देखो, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। सब्जेक्ट क्या है, राम, इंफॉर्मेशन क्या है, क्या जज करना है मुझे, इनका इंटेलिजेंस लेवल देखना है कि कौन इंटेलिजेंट है। किससे कंपेयर करना है राम को, श्याम से। देन आ गया तो मुझे समझ में आया कि कंपेयर करना है, किस किस को कंपेयर करना है, राम को और श्याम को। देखना क्या है, इनका इंटेलिजेंसी लेवल देखना है, मोर इंटेलिजेंट। ये मोर क्या है यहाँ पे, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आई। अब देखो पैसेज में ये तो बताया कि राम इज इंटेलिजेंट, पैसेज की इंफॉर्मेशन क्या ले रहे हैं हम, देखो पैसेज की इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं कि राम इज इंटेलिजेंट। अब राम इज इंटेलिजेंट, ये तो ठीक है कि राम जो है वो इंटेलिजेंट है। पैसेज में ना कहीं श्याम की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, श्याम वाला जो वर्ड है ये श्याम का कंसेप्ट है, या फिर उसके इंटेलिजेंसी की कहीं बात ही नहीं करी पैसेज में। अब उसके इंटेलिजेंसी की कहीं बात ही नहीं करी, शाम की इंटेलिजेंसी की भी बात नहीं करी या शाम की बात नहीं करी, तो आंसर उस केस में क्या होगा, आंसर होगा नॉट गिवन। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।